हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में सरफेस केमिस्ट्री के हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन के। तो हम लोग बात करते हैं पहले द फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। पहला फैक्टर इसमें आता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी जिसके सरफेस पे एडजॉर्बेंट को हम लोग बोलते हैं सरफेस, यानी जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होना है। सेकेंड फैक्टर है हम लोग का नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। थर्ड फैक्टर है हम लोग का टेम्परेचर। और फोर्थ हम लोग बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर, जिसमें हम लोग आइसोथर्म की बात करेंगे। आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट का नेचर कैसा होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं जो एब्जॉर्प्शन है वो सरफेस फिनोमेना है। तो नेचर ऑफ जो एब्जॉर्बेंट है, अगर सरफेस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी सरफेस एरिया पे ही डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग पहला फैक्टर जो है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, हम लोग जानते हैं कि जो सरफेस एरिया है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल में अगर बात करें कि किसी ग्लास में वाटर फिल कर दें और किसी सरफेस पे हम लोग क्या करें, वाटर को फैला दें, तो हम लोग देखते हैं कि जो वेपराइजेशन होगा, सरफेस एरिया यहाँ पे ज़्यादा है जबकि सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है, कम है। तो सरफेस का जो वाटर है जल्दी से क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा और यहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। तो आप जानते हैं कि रफ सरफेस पे जो एब्जॉर्प्शन है स्मूथ सरफेस के रिस्पेक्ट में तेजी से होगा, क्योंकि जो रफ सरफेस है ये क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड लार्जर सरफेस, सरफेस एरिया। तो स्मूथ सरफेस के रिस्पेक्ट में रफ सरफेस पे तेजी से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं चारकोल का एंड एक्टिवेटेड चारकोल। तो आप देखते हैं जो एक्टिवेटेड चारकोल है, जो बुझा हुआ कोयला होता है, तो वो तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है, तेज़ी से उसमें बर्निंग हो जाती है। तो एक्टिवेटेड चारकोल तेज़ी से जल्द से जल्द क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। सेकेंड फैक्टर हम लोग का है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट। जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब होगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, एब्जॉर्बेट बोलते थे। तो एब्जॉर्बेट जो है हम लोग जानते हैं कि जो इजीली लिक्विफाई जो गैसेस होती हैं वो ग्रेटर एक्सटेंट होता है उनका एब्जॉर्प्शन का। तो हम लोग देखते हैं कि इजीली लिक्विफिएबल गैस
gases are adsorbed to greater extent. क्यों? क्योंकि that is greater intermolecular force. Molecular force of attraction. सरफेस और एब्जॉर्बेंट के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और आप जानते हैं कि जो लिक्विफिकेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? क्रिटिकल टेम्परेचर पे। यानी जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, आपने पहले भी पढ़ा है कि एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर जिसके बियॉन्ड गैस क्या होती है? लिक्विफाई नहीं होती है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे गैस क्या हो जाए? लिक्विफाई हो जाए। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो गैस उतनी तेज़ी से क्या होगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि लिक्विफाई जो होती हैं गैसेस वो डायरेक्टली होती हैं किसके? टीसी यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें जैसे SO3NH3CO2 और इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग देखें 430 केल्विन, 406 केल्विन और 304 केल्विन। तो हम लोग देखते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर SO3 का ज़्यादा है तो ये पहले एब्जॉर्ब हो जाएगी। यानी सबसे पहले SO3 एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड फैक्टर यानी टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर आप जानते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसा फिनोमिना है? वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम लोग नोट कर सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आप देखते हैं ये एब्जॉर्प्शन जो है से डिसरप्शन, एब्जॉर्प्शन से डिसरप्शन में जाना है तो इसके लिए जो डेल्टा H है वो कैसा है? पॉजिटिव। जबकि डिसरप्शन से अगर एब्जॉर्प्शन में आना है तो इसके लिए डेल्टा H कैसा है? वो है नेगेटिव। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जो रेट होगा एब्जॉर्प्शन का वो क्या होगा? वो डिक्रीज करता चला जाएगा। अगर हम लोग एक ग्राफ की बात करें N2 गैस के एब्जॉर्प्शन की, तो ये 193 केल्विन पे ये गैस इतनी एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन अगर टेम्परेचर हमने फिर इंक्रीज कर दिया तो देखिए जो रेट है एब्जॉर्प्शन का वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया टेम्परेचर के लिए। चलिए और फोर्थ सबसे लास्ट जो है फैक्टर प्रेशर, जिसमें हम लोग को पढ़ना है फ्रेंडलिच। एब्जॉर्प्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्म क्यों बोला गया? क्योंकि टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो फ्रेंडलिच का इतना ही कहना था कि जैसे जैसे प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे
तो जो एक्सटेंट होगा एब्जॉर्प्शन का पर यूनिट मास वो क्या होगा, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन एक सर्टेन प्रेशर के बाद वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी सरफेस ही खत्म हो जाएगा। फिर आप प्रेशर इंक्रीज भी करेंगे तो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो क्या था फ्रेडलिट के अकॉर्डिंग, द एक्सटेंट ऑफ adsorption of a gas per unit mass of adsorbate per unit mass of absorbent depend upon the pressure of gas। इसका स्टेटमेंट क्या था कि अगर एक्सटेंट जो है एब्जॉर्प्शन का वो गैस पर यूनिट जो मास है ऑफ एब्जॉर्बेंट वो डिपेंड करेगा प्रेशर के। यानी अगर एक आपने सरफेस ले लिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एब्जॉर्बेंट, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्बेट यानी गैसियस मॉलिक्यूल क्या है, और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस मॉलिक्यूल इससे चिपक जाए तो आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, वो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी अगर एब्जॉर्बेंट इसका मास हमने मान लिया m है और जो एक्सटेंट है इसको हमने मान लिया x है, तो x बाई जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, p के। यहाँ x क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब होना है उसका अमाउंट है, और m क्या है, यह है मास ऑफ एडजॉर्बेंट। चलिए थोड़ा आगे और देखते हैं। अगर इसको ग्राफिकल हम लोग देखें, x अपॉन m और प्रेशर के बीच एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करें तो हम लोग देखते हैं कि जो ग्राफ है ये इनिशियल तो पहले और फिर कुछ समय के बाद ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। यानी यहाँ पे x बाई m वो डायरेक्टली है p के, फिर आगे देखते हैं x बाई जो m है वो डायरेक्टली है p की पावर 1 बाई n, और लास्ट में प्रेशर पे डिपेंड करता ही नहीं है। x बाई जो m है वो p 0 हो जाता है, यानी लास्ट में आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज करिए कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये कंडीशन है कहाँ पे, ये लो प्रेशर की कंडीशन है, यानी लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर यानी जैसे जैसे सरफेस कम होता जाएगा जो एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए शुरुआत में जो x बाई m है वो p के पावर पे, p की पावर कितनी है 1 है, और यहाँ लास्ट में फाइनल कंडीशन में p का पावर कितना हो गया 0 हो गया, यानी p जो है 1 से 0 तक वैरी करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं द extent of
एडजॉर्प्शन इंक्रीज with pressure and become maximum. एक्स बाई एम की हम लोग बात करें तो एक्स बाई एम किस पे डिपेंड कर रहा है, विल डिपेंड, देखिए एक्स बाई एम यहां से पी के पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्स बाई एम विल डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर विच लाई, जो प्रेशर है उसका पावर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो 1 to 0, विच लाई बिटवीन 0 to 1, यानी एक्स बाई जो एम है यहाँ के पी की पावर एन, अगर लो प्रेशर पे हम लोग देखें तो एक्स बाई एम के यहाँ पी की पावर कितना है 1, तो यहाँ कंपेयर अगर हम लोग 1 बाई एन से करें तो 1 बाई एन इक्वल होगा 1 के, और एन की वैल्यू कितनी है 1, ये लो प्रेशर पे है, लो प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या है, एक्स बाई जो एम है वो के पी की पावर में 0, तो यहाँ 1 बाई एन किसके इक्वल है 0 के, अगर एन हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर लॉग के फॉर्म में हम लोग देखें तो लॉग के फॉर्म में एक्स बाई जो एम है वो है के पी की पावर में एन, अगर लॉग हम लोग लेते हैं दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स बाई एम लॉग के प्लस 1 बाई एन लॉग पी। अगर हम लोग ग्राफ खींचे इसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, एक्स एम और प्लस सी, ग्राफ जो है यहाँ पे देखिए ग्राफ कुछ ऐसे आएगा लॉग एक्स बाई एम और लॉग पी, जबकि इसका जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू कितनी है एम की, ये है 1 बाई एन। तो ये लॉगरिथम के फॉर्म में हो गया कि कैसे जो गैस है प्रेशर एक्स बाई एम है कैसे प्रेशर के पावर के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट को शुरुआत करेंगे।